वेलकम टू क्रैक इट। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जेकेपी कांस्टेबल का सिलेबस और वहाँ पे हमने देखा था कि उसका एक कंपोनेंट जो था वो था जर्नल अवेयरनेस। आज हम उसी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और जर्नल अवेयरनेस में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हिस्ट्री। आपको पता है कि जो हिस्ट्री है वो मेनली 3 पार्ट्स में रहती है। आपके पास एंशियंट रहता है, मेडिवल और मॉडर्न। लेकिन जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे मोस्ट प्रोबेबली या सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस रहते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से रहते हैं। 90 to 95% जो क्वेश्चन आएंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। जो एंशियंट है और मेडिवल है उसको लास्ट में अगर टाइम बच जाता है तो उसको गो थ्रू कर लीजिए, अदरवाइज जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री से रहेंगे। अब जो मॉडर्न हिस्ट्री है ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कि हमारी कंट्री में यूरोपियंस कैसे एंटर करे। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन आया? पोर्चुगीज़ आए, देन डच आए, इंग्लिश आए, फ्रेंच आए, डेन्स आए। इन सब में सबसे पहले आते हैं पोर्चुगीज़। पोर्चुगीज़ के साथ साथ ही इंग्लिश भी आ जाते हैं। इंग्लिश हमारी कंट्री में सबसे पहले आते हैं और सबसे लास्ट में जाते हैं। सबसे ज़्यादा रूल जो किया जाता है वो ब्रिटिश के द्वारा किया गया है इंडिया पे। हम स्टार्ट करते हैं पोर्चुगीज़ से। After the decline of Roman Empire in 7th century, the Arabs had established their domination in Egypt and Persia. Arabs invaded majority of the land masses. The merchandise from India went to the European market through Arab intermediates. आपने सुना होगा कि जो यूरोपियंस थे वो हमारी कंट्री में किस पर्पज़ से आए थे? ट्रेड करने के पर्पज़ से आए थे और धीरे धीरे उन्होंने यहाँ पे आके अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करना शुरू कर दी और यहाँ पे फिर हमारी कंट्री पे रूल करना शुरू कर दिया। तो पोर्चुगीज़ की अगर हम लोग बात करें उसमें क्या था कि जब रोमन एम्पायर जो डिक्लाइन होने लगा 7th सेंचुरी में, कहाँ पे? यूरोप में। तो वहाँ पे जो अरब का पावर था वो बढ़ता गया इजिप्ट और पर्शिया में, और अरब ने वहाँ पे कंट्रोल करना शुरू कर लिया। वहाँ पे बहुत सारा जो लैंड मास था वो अरब ने ऑक्यूपाई करना शुरू कर लिया। अब जो हमारे इंडियन थे वो भी वहाँ पे किसके लिए? ट्रेड के पर्पज़ के लिए जाते थे और यूरोपियन जो थे वो हमारी कंट्री में आते थे। यूरोपियंस हमें मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करते थे और जो हमारा इंडिया था वो था नहीं, अभी भी है, यहाँ पे स्पाइसेस का और बहुत सारे रिसोर्सेज का ये हब माना जाता है। इसीलिए यूरोपियन जो हैं वो यहाँ पे मेडिसिन देते थे और यहाँ से स्पाइसेस लेकर जाते थे। अब पोर्चुगीज़ में फर्स्ट पर्सन जो इंडिया में आया वो कौन था? बास्को डी गामा। Vasco da Gama was successful in establishing a sea route from Europe to India that would permit trade with Far East and Central Asia without the use of the costly Silk Route, surpassing Arab and Turk intermediaries which could levy heavy tax charges from Europeans. अब जो यूरोपियन थे वो हमारी कंट्री में कैसे आते थे? एक तो वो आते थे, एक सिल्क रूट था जिसको चाइना ने डिस्कवर किया था, दूसरा सी रूट था, रेड सी के थ्रू भी वो हमारी कंट्री में आ सकते थे। लेकिन जो बास्को डी गामा था उसने क्या किया? इन दोनों रूट को फॉलो ना करके एक न्यू रूट डिस्कवर किया जिसको सी रूट बोला जाता है, केप ऑफ गुड होप बोला जाता है। और वो सबसे पहले कहाँ पे आया? गोवा में आया। उसने उन जो पहले के जो 2 रूट्स हैं उनको इसलिए अवॉइड किया क्योंकि वहाँ पे कंट्रोल किसका था? वहाँ पे अरब की बहुत ज़्यादा पावर थी और अगर वहाँ उस रूट से वास्को डी गामा आता तो वहाँ पे उसको बहुत सारा टैक्स उनको पे करना पड़ता था। इसलिए उसने सी रूट को डिस्कवर किया। यहाँ पे बिना किसी रुकावट के वो डायरेक्ट इंडिया में आ जाते थे, किसके लिए? ट्रेड करने के लिए। द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज इन इंडिया वॉज फ्रेंसिको अल्मीडा। जो फर्स्ट गवर्नर था पोर्चुगीज़ का वो कौन था? फ्रेंसिको अल्मीडा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्चुगीज़ कौन था? फ्रेंसिको अल्मीडा। वास्को डी गामा एस्टेब्लिश ए फैक्ट्री इन कैनोरे केरला। वास्को डी गामा जब हमारी कंट्री में आया तो उसने पहली फैक्ट्री कहाँ पे एस्टेब्लिश की? केरला में की। अब पोर्चुगीज़ इंडिया में जब आए तो टाइम टू टाइम उन्होंने क्या क्या किया वो सारा एक टाइमलाइन का एक टेबल ये बना रखा है, इसको हम डिस्कस करते हैं। 1498 में वास्को डी गामा मेक्स लैंडफिल एट कालीकट वेयर ही इज रिसीव्ड बाय हिंदू किंग जैमोरिन। 1498 में वास्को डी गामा हमारी कंट्री में आया और उसको रिसीव किया गया हिंदू किंग जिसका नाम था जैमोरिन। उन्होंने सोचा कि वास्को डी गामा हमारी कंट्री में आ रहे हैं, ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं और हमें प्रॉफिट मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ।
1500 में क्या हुआ, फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट कालीकट बाय पेड्रो एल्वारेस कैब्रल। 1500 में फर्स्ट पोर्चुगीज फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी गई, कहाँ पे, कालीकट में, एक पोर्चुगीज के द्वारा, पेड्रो एल्वारेस कैब्रल के द्वारा। 1510 में कौन आया, गोवा was captured from बिलासपुर सल्तनत बाय अल्फांसो डी अल्बुकरेकी, सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर। यहाँ पे दो क्वेश्चंस बनते हैं कि सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर कौन था, अल्फांसो डी अल्बुकरेकी था, और गोवा को विजयपुर जो सल्तनत थी उससे कैप्चर किया गया पोर्चुगीज के द्वारा, कब, 1510 में। 1530 में गोवा was डिक्लेयर एज द कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इंडिया। गोवा को पोर्चुगीज की कैपिटल कब बनाया गया, 1530 में। 1559 में क्या हुआ, दमन इज कैप्चर्ड बाय द पोर्चुगीज। 1559 में क्या हुआ, दमन को भी पोर्चुगीज ने कैप्चर कर लिया। फिर 1612 में सूरत इज लास्ट टू इंग्लिश, साथ ही साथ इंग्लिश भी हमारी कंट्री में एंटर कर गए, और 1612 में उन्होंने सूरत को जीत लिया, अपने पावर में ले लिया। 1661 में बॉम्बे इज हैंडेड ओवर टू इंग्लिश। 1661 में जो पोर्चुगीज़ थे उनकी एक सिस्टर थी जिसकी शादी करवाई गई चार्ल्स किंग से, जो एक इंग्लिश था, और एज अ डॉरी बॉम्बे को पोर्चुगीज़ ने इंग्लिश को सौंप दिया। 1663 में पोर्चुगीज लॉस ऑल देयर फोर्ट्स टू द डच ऑन द मालाबार कोस्ट। 1663 में क्या हुआ कि पोर्चुगीज़ ने अपने सारे जो फोर्ट्स थे उनको खो दिया, और उनको किसने ऑक्यूपाई कर लिया, डच ने, जो कहाँ पे थे, मालाबार कोस्ट पे। 1779 में एक्वाजिशन ऑफ दादरा एंड नगर हवेली। 1779 में दादरा और नगर हवेली को एक्वायर किया गया। 1843 में पंजीम, जो कि गोवा में पड़ता है, इज मेड कैपिटल ऑफ पोर्चुगीज इंडिया। गोवा का जो पंजीम था उसको पोर्चुगीज की कैपिटल का बनाया गया 1843 में। और 1961 में क्या हुआ, पोर्चुगीज लॉस्ट देयर फाइनल कॉलोनियल आउटपोस्ट ऑफ गोवा व्हेन द इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ मिलिट्री ऑपरेशन टू लिबरेट इट। 1961 में जो पोर्चुगीज़ का कंट्रोल था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गया गोवा से, और गोवा जो है वो लिबरेट हो गया। ऐसे तो इंडिया जो है वो 1947 में आज़ाद हो गया था, लेकिन जो गोवा था वो 1961 तक पोर्चुगीज़ के कंट्रोल में था। और 1961 में इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन विजय, और उन्होंने गोवा को पोर्चुगीज़ के कंट्रोल से आज़ाद करवाया। ओके, अब पोर्चुगीज़ के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डच। डच जो थे वो कहाँ से आए थे, नीदरलैंड से आए थे। डच जो थे वो ज़्यादा रूल करने में विश्वास नहीं रखते थे, उनका मोटिव रूल करना नहीं था, उनका मोटिव मेनली था क्या करना था, बिजनेस करना था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो फॉर्म हुई 1602 में, और डच सेट अप देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम इन 1605। डच ने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी वो 1605 में मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में एस्टेब्लिश की। द डच एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज ऑन द कोरोमंडल कोस्ट इन गुजरात, यूपी, बंगाल एंड बिहार। डच ने उसके बाद फैक्ट्रीज अपनी एस्टेब्लिश करना शुरू कर दी, कहाँ पे, कोरोमंडल कोस्ट पे, गुजरात में, यूपी में, बंगाल में, बिहार में। इसके साथ ही इन 1609 में दे ओपन अ फैक्ट्री इन पुलिकट नियर नॉर्थ ऑफ मद्रास। देयर अदर प्रिंसिपल फैक्ट्रीज इन इंडिया वर एट सूरत 1616 में, सूरत में उन्होंने 1616 में एस्टेब्लिश की अपनी फैक्ट्री, बिमिलीपत्तनम में 1641 में, कैरिकाल में 1645 में, चिंसवारा में 1653 में, और बनागर में, कासिम बाज़ार नियर मुर्शिदाबाद पड़ता है, यहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। बालासोर, पटना, नागापट्टनम 1658 में, कोचीन में 1663 में। फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देयर वॉज ट्रेड कॉम्पिटिशन और राइवलरी बिटवीन ब्रिटिश एंड डच। अब किसके बीच में कॉम्पिटिशन चल रहा था ट्रेड के लिए, ब्रिटिश और डच के बीच में। ब्रिटिश और डच के बीच में कंपटीशन और राइवलरी चलते चलते एक बार हुई जिसका नाम था बैटल ऑफ हुगली और बैटल ऑफ चिंचवारा इन 1759,
ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ हुगली जो है वो किसके बीच में हुई, ब्रिटिश और डच के बीच में, जिसमें ब्रिटिश ने इस बार को जीत लिया। और ये कब हुई, 1759 में हुई। बैटल ऑफ हुगली कब हुई, 1759। नेक्स्ट आ जाते हैं इंग्लिश। अब इंग्लिश हमारी कंट्री में कैसे आए। चार्टर ऑफ क्वीन एलिजाबेथ वन in 1599, a group of English merchant adventure formed a company. On December 31, 1600, Queen Elizabeth I issued a charter with right of exclusive trading to the company named the Governor and Company of Merchants of London trading into the East Indies. 1599 में जो इंग्लिश थे वहाँ पे एक ग्रुप ऑफ इंग्लिश मर्चेंट बनाया गया जिसका नाम था मर्चेंट एडवेंचर एक कंपनी बनी। और 13 दिसंबर 1600 में उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन मांगी कि हमें ट्रेड करने की परमिशन दी जाए, कहाँ पे, इंडिया में। और क्वीन एलिजाबेथ ने उनको इशू कर दिया एक चार्टर जिसमें उनको राइट दिया गया कि वो ट्रेड करें कहाँ पे जाके, इंडिया में जाके। और उनकी कंपनी का नाम रहेगा गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। The permission or lease to the company was granted for 15 years by the royal charter, but later was extended for indefinite time. जो परमिशन थी उनको पहले वो 15 डेज़ के लिए दी गई क्वीन के द्वारा, लेकिन बाद में फिर उसको इनडेफिनिट पीरियड के लिए बढ़ा दिया गया। British wanted to open a factory at Surat, therefore Captain William Harkin stayed in Jahangir Court from 1609 to 1611 to get the permission, but he failed to get the king's assent because of the opposition of Portuguese. क्या हुआ कि ब्रिटिश क्या करना चाहते थे, सूरत में अपनी फैक्ट्री लगाना चाहते थे। तो जो कैप्टन विलियम हाकिन थे इंग्लिश की साइड से, वो के जहांगीर के कोर्ट में। उस टाइम क्या था कि हमारी कंट्री में मुग़ल रूल चल रहा था, जहांगीर एक मुग़ल थे, 1609 में उनका रूल चल रहा था। उनके कोर्ट में गए परमिशन मांगने के लिए कि हमें परमिशन दी जाए और हम अपने यहाँ पे फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। लेकिन जहांगीर ने उनको परमिशन नहीं दी क्योंकि पोर्चुगीज़ ने बोला कि हम ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं तो इनसे हमारी अपोजिशन हो जाएगी, तो इसलिए जहांगीर ने उनको परमिशन नहीं दी। लेकिन लेटर इन 1613 में क्या हुआ, through an imperial फरमान allowed the English to set up a permanent British factory in सूरत। लेकिन बाद में फिर जहांगीर ने क्या किया, 1613 में एक फरमान जारी किया जिसमें इंग्लिश को बोला गया कि वो अपनी फैक्ट्री जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, परमानेंट फैक्ट्री कहाँ पे, सूरत में। The company got lease of Madras in 1639 and built Fort St. George in Madras। अब कंपनी को क्या मिला, कंपनी को लीज मिल गई 1639 में और उन्होंने बनाया फोर्ट संत जॉर्ज इन मद्रास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उन्होंने फोर्ट संत जॉर्ज मद्रास में कब बनाया, 1639 में। नाउ बॉम्बे वॉज मेड द कंपनीज मेन सेटलमेंट इन 1667-68। अब जो ब्रिटिश थे उनके लिए बॉम्बे जो है वो मेन सेटलमेंट बन गया कि वहाँ पे वो अपनी फैक्ट्री सारा काम कर सकते थे, कहाँ पे, बॉम्बे में। फिर आते हैं जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहाँ के बाद आ जाते हैं औरंगज़ेब। तो मुग़ल एम्परर जो औरंगज़ेब थे उन्होंने क्या किया, गिव द कंपनी द परमिशन इन द फॉर्म ऑफ फरमान इन 1667 टू ट्रेड इन बंगाल। उन्होंने ब्रिटिश को और ज़्यादा बढ़ावा दिया कि और ज़्यादा आप ट्रेड करो, कहाँ पे, बंगाल में। इन 1690 में ए फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश्ड एट सतोनती ब्लेस। 1690 में ब्रिटिश ने क्या किया, एक सतोनती ब्लेस में अपनी फैक्ट्री भी एस्टेब्लिश कर दी। लेटर 3 प्लेसेस सतोनती, कालीकटा एंड गोविंदपुर वर फॉर्म्ड बर नेम्ड एंड फॉर्म्ड एज कलकत्ता। आज जिसको हम लोग कोलकाता बोलते हैं, ये 3 प्लेसेस से बना हुआ है। सतोनती, कालीकटा एंड गोविंदपुर को ब्रिटिशर्स ने कंबाइन किया और उसको नाम दिया कलकत्ता। इन 1696 में कंपनी फोर्टिफाइड इट इनटू फोर्ट विलियम। अब उनको जैसे जैसे थोड़ी सी हेल्प मिल रही थी ब्रिटिशर्स को, तो वो और ज़्यादा अपने ट्रेड को, अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी रूल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे थे। 1696 में कंपनी ने क्या किया, एक और फोर्ट बनाया, फोर्ट विलियम बनाया। और
उसको फोर्टिफाई किया। फोर्टिफाई मीन्स कि वहाँ पे अपना डिफेंस मैकेनिज़्म जो है, अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दिया, अपना डिफेंस मैकेनिज़्म हमारी कंट्री में स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, फ्रूकशायर इशूड अ फरमान कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी गिविंग ब्रिटिश स्ट्रॉन्ग होल्ड इन बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद एरिया। जॉन सरमन प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इट। अब ब्रिटिश के एक और मेन लीडर सामने आए, जॉन सरमान। उनको क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, फ्रूकशायर से एक फरमान लिया, इसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी बोलते हैं, जिसमें फ्रूकशायर ने उनको बोला कि आप अपना जो ट्रेड है वो बंगाल, गुजरात और हैदराबाद एरिया में भी कर सकते हैं। अब ब्रिटिश का जो होल्ड है वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, क्योंकि उनको बहुत सारी प्लेसेस मिलने लगी किसके लिए, ट्रेड के लिए। These firman would give many rights and concession to the company, like company could issue own dastaks, passes, free trade of goods, right to mint coins। इस फरमान में जो फ्रूकशायर ने उनको प्रोवाइड किया, जिसको मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी बोला जाता है, तीन मेन चीज़ें की गई। तीन मेन उनको हेल्प हुई, जिनकी तीन मेन चीज़ों से वो क्या थी, दस्तक मीन्स पासिस, फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स, राइट टू मिंट कॉइन्स। अब ब्रिटिशर्स को ट्रेड करने के लिए किसी भी पास की ज़रूरत नहीं थी, फ्री ट्रेड ऑफ गुड्स कर सकते थे, कोई भी चीज़ यहाँ पे दे सकते थे, ले सकते थे विदाउट टैक्स, और वो अपने जो कॉइन हैं उनको इशू कर सकते थे। जैसे हमारी कंट्री के कॉइन जो हैं सिर्फ हम ही या आरबीआई या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही देखती है, वैसे ही ब्रिटिशर्स को परमिशन मिल गई कि वो अपने कॉइन्स जो हैं उनको इशू कर सकते हैं। इस तरीके से ब्रिटिश जो है वो हमारी कंट्री में पावरफुल बनते जा रहे थे। फिर इनके साथ ही कौन आए, फ्रेंच आए। ड्यूरिंग द रीजन ऑफ ल्यूस 14, द किंग्स फेमस Minister Colvett laid the foundation of the Compagnie d'Indes Orientale, French East India Company in 1664, in which the king also took deep interest of profit making, and this company got monopoly of 15 years for trade। जब फ्रांस में ल्यूस 14 किंग का रूल चल रहा था, तो उनके फेमस मिनिस्टर से कॉलवेट, उन्होंने एक कंपनी बनाई, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई 1664 में, और उसको परमिशन दी गई कि वो इंडिया में जाके ट्रेड करे, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहाँ से उनको काफ़ी सारा प्रॉफिट मिलेगा। और वहाँ पे मोनोपली रखी गई 15 ईयर्स फॉर ट्रेड, कि वो कंपनी 15 ईयर्स तक ट्रेड कर सकती है। In 1667, Francois Caron headed an expedition to India। 1667 में फ्रेंकोइस कैरॉन जो है उनकी एक्सपीडिशन हुई इंडिया में। फर्स्ट फैक्ट्री सेटअप एट सूरत। फ्रेंच भी जब इंडिया में आए तो उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो 1668 में सूरत कहाँ पे पड़ता है, गुजरात में लगाई। इसीलिए अब जो गुजराती लोग हैं उन्होंने काफ़ी सारा बिज़नेस करना सीख लिया है, वो बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं गुजराती, क्योंकि वहाँ पे जितने भी यूरोपियंस आए थे उन्होंने फैक्ट्रीज़ वहाँ पे लगाई थी और वहाँ पे वो बिज़नेस करते थे। एंड नेक्स्ट आता है इन मसूलीपट्टनम। फर्स्ट फैक्ट्री उन्होंने सूरत गुजरात में लगाई, एंड फिर मसूलीपट्टनम में लगाई आंध्र प्रदेश में इन 1669 में। इन 1673 शेर खान लोधी, गवर्नर ऑफ बालिकोंदापुरम under Bijapur Sultanate, gave a site for settlement to Francois Matin। Pondicherry was founded in 1674। 1673 में शेर खान लोधी जो था उसने बीजापुर सल्तनत का, उसने क्या किया, वो गवर्नर था, उसने भी साइट प्रोवाइड कर दी फ्रेंच को सेटलमेंट के लिए। और एज अ रिज़ल्ट जो फ्रेंच थे उन्होंने पांडिचेरी की फाउंडेशन रखी। कब, 1674 में। पांडिचेरी जो हमारी एक यूनियन टेरिटरी है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई, 1674। फिर आता है फ्रेंच हैड वार विद डच इन 1693, इन विच डच एक्वायर्ड पांडिचेरी विच हैड बिकेम क्वाइट अ डेवलप्ड प्लेस अप टिल देन। फ्रेंच की फिर बार हुई 1693 में डच के साथ, लेकिन डच ने क्या किया, पांडिचेरी को एक्वायर कर लिया, और वो एक पांडिचेरी उसके बाद एक डेवलप्ड यूनियन टेरिटरी बन गई जो अभी तक है। लेटर ड्यू टू ट्रीटी ऑफ रेसविक इन 1697, इन विच पांडिचेरी वाज गिवन बैक टू फ्रेंच। लेकिन फिर एक ट्रीटी हुई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ राइसविक। कब हुई ये, 1697 में, जिसमें पांडिचेरी को वापस फ्रेंच को दे दिया गया। नाउ French got many setback, but then reorganized themselves in the form of
परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज़। उनको इतना अच्छा बैकअप यहाँ पे नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी कंपनी को यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। लियोनियर एंड द्यूमेस, टू वेरी एबल गवर्नर ऑफ द फ्रांस फ्राम 1720 टू 42। लियोनियर और दुमास, जो दो एबल गवर्नर थे, उनको 1720 टू 1742 में उन्होंने यहाँ पे रूल किया। कार्नेटिक वार बिटवीन इंग्लिश एंड फ्रेंच, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी। फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में जो बार्स हुई उनको कार्नेटिक वार बोला जाता है, और ये 3 कार्नेटिक वार हमें देखने को मिली। फर्स्ट कार्नेटिक वार जो है वो कब हुई? 1740 से लेके 48 तक। इम्पॉर्टेंट है ये। Carnatic was the name given by the Europeans to the Coromandel coast and area around it. एक्चुअली जो कार्नेटिक नाम था वो यूरोपियन के द्वारा कोरोमंडल कोस्ट, जो हमारे साउथ में पड़ता है, उसको और उसके आसपास के एरिया को दिया गया था। इट कोइंसाइड्स विद द बार बिटवीन द इंग्लिश एंड फ्रेंच इन यूरोप कास्ट बाय द ऑस्ट्रियन बार ऑफ सक्सेशन एंड कंक्लूडेड इन पीस ट्रीटी of Aix-la-Chapelle signed in October 1748. Under this treaty, फ्रांस गेव बैक मद्रास टू ब्रिटेन। अब जो फर्स्ट कार्नेटिक बार हुई वो कब हुई? 1748 40 से लेके 48 के बीच में हुई। किसके बीच में हुई? फर्स्ट क्वेश्चन इसका ये बनता है कि फर्स्ट कार्नेटिक बार कब हुई? 1740 से लेके 48 तक हुई। किसके बीच में हुई? इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में हुई। और इसमें ये बनता है नेक्स्ट क्वेश्चन की जो इसमें ट्रीटी साइन हुई उसका नाम क्या था? उसका नाम था ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपला, साइन इन अक्टूबर 1748। कब हुई ये साइन? 1748 में। क्या नाम था ट्रीटी का? एक्सला चापला चैपला। और इसमें क्या हुआ था कि फ्रांस ने जो मद्रास था वो वापस किसको दे दिया था? ब्रिटेन को दिया था। द फर्स्ट कार्नेटिक वार इज रिमेंबर्ड फॉर द बैटल ऑफ संत थॉम इन मद्रास, fought between the French forces and forces of Anbar Uddin Nawab of Carnatic to whom English appealed for the help. एक्चुअली ये जो फर्स्ट कार्नेटिक वार हुई ये डायरेक्ट फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में नहीं हुई। एक साइड फ्रेंच फोर्सेस थी, दूसरी साइड कौन था? कार्नेटिक मतलब कोरोमंडल एरिया के नवाब थे अनवर उद्दीन नवाब, जिनका नाम अनवर उद्दीन था। बट उनको हेल्प की गई ब्रिटिश के द्वारा, इसीलिए उन्होंने इस बार को जीत लिया और बदले में फ्रांस को मद्रास को वापस देना पड़ा उनको, नवाब को या फिर इंग्लिश को। आपका इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट कार्नेटिक वार कब हुई और उसमें ट्रीटी कौन सी हुई? कब हुई फर्स्ट कार्नेटिक वार? 1740 से लेके 48 तक। और उसमें जो ट्रीटी थी वो कौन सी हुई? ट्रीटी ऑफ एक्सले चापला। और ये कब हुई? 1748 में। नेक्स्ट आता है सेकंड कार्नेटिक वार। सेकंड कार्नेटिक वार कब हुई? 1749 से लेके 1754 तक। It undermined the power of French in South India due to the interference in political of the native rulers. There was a tussle between the Nawabship of Carnatic between the Muhammad Ali supported by the British and Chanda Sahib supported by the French. In this war, the French were defeated and Chanda Sahib was beheaded. Dupleix was recalled to France in 1754 and the two companies concluded in a पीस ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। अब जो सेकेंड कार्नेटिक वार हुई ये कब हुई? 1749 से लेके 54 तक हुई। और ये भी कार्नेटिक के जो नवाब थे मोहम्मद अली, जिनको ब्रिटिश ने सपोर्ट किया, उनके बीच में, और चंदा साहेब जिनको फ्रेंच ने सपोर्ट किया, इन दो लोगों के बीच में हुई। लेकिन यहाँ पे जीत किसकी हुई? इसमें फ्रेंच फिर से हार गए और चंदा साहेब जो थे जिनको किसने सपोर्ट किया था? फ्रेंच ने किया था। और डुप्लेक्स को फिर से बुलाया गया फ्रांस से इन 1754 में, और दो कंपनी जो थी वो कंक्लूड की गई। यहाँ पे जो ट्रीटी हुई इन दोनों कंपनीज के बीच में जो ट्रीटी हुई उसका नाम था ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी। क्वेश्चन बनता है कि ट्रीटी ऑफ पांडिचेरी कब हुई? सेकेंड कार्नेटिक वार में हुई। नेक्स्ट आता है थर्ड कार्नेटिक वार। थर्ड कार्नेटिक वार जो है वो कब हुई? 1758 टू 63। 1758 टू 1763, जिसको बैटल ऑफ वांडीवाश भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो बैटल ऑफ वांडीवाश कब हुई? 1760 टू 61। इम्पैक्ट ऑफ एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल इन यूरोप
French were already beaten in Second Carnatic War. This war proved to be a final nail in the coffin of French East India Company's ambition. अब फ्रेंच जो थे जितनी भी लड़ाई इंग्लिश के साथ लड़ रहे थे वो हार रहे थे और एज अ रिजल्ट उनकी जो फोर्स थी वो काफ़ी वीक हो चुकी थी. In October 1756, 7-year war started in Europe. Again, British and France being opposites of each other, it had an obvious impact on India. फिर क्या हुआ 1756 में यूरोप में क्या हुआ, ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में लड़ाई शुरू हुई और जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया में भी देखने को मिला. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने अटैक किया चंद्रनगर बंगाल में, जो कि फ्रेंच की फैक्ट्री थी. अब हमारी कंट्री में जो फ्रेंच और ब्रिटिश थे उनकी भी हमारी कंट्री में भी लड़ाई शुरू हो गई. यूरोप में तो उनकी लड़ाई चल रही थी, यहाँ पे भी. अब सबसे पहले ब्रिटिश ने क्या किया, अटैक कर दिया कहाँ पे, चंद्रनगर बंगाल में जो फ्रेंच की फैक्ट्री थी ऑन 23 मार्च 1757 में. काउंट दी थॉमस आर्थर डी लेली अटैक्ड fought St. David Kudlore. Lally was successful and St. David Fort came under French. अब फ्रेंच ने किया क्या, फ्रेंच में जो उनके गवर्नर थे काउंट दी थॉमस आर्थर डी लेली, बदले में उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर अटैक किया कहाँ पे, फोर्ट संत डेविड लेली में, और उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया. हिज नेक्स्ट टारगेट वॉज फोर्ट संत जॉर्ज एट मद्रास. और फ्रेंच ने नेक्स्ट अटैक किया कहाँ पे, फोर्ट संत जॉर्ज पे, जो कहाँ पे है, मद्रास में है. ब्रिटिश वर इन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन एट दैट टाइम देन फ्रांस. लेकिन ब्रिटिश जो थे फिर भी फ्रेंच से काफ़ी पावरफुल थे फाइनेंशियली. बट स्टिल लैली अटैक मद्रास. लेकिन उसने फिर भी, लैली जो फ्रेंच की साइड से थे उन्होंने फिर भी अटैक किया किस पे, मद्रास पे. बट ब्रिटिश फोर्सेस बॉर्न एंड लैली वॉज फोर्स टू रेज द सीज ऑफ मद्रास इन 1759. ब्रिटिश फोर्स जीत गई और उनको मद्रास को छोड़ना पड़ा फ्रेंच को 1759 में. British decided to give a final blow to French East India Company. In 22 January 1760, Battle of Vandy Vash started in British and French forces. It took place at Vandy Vash, place in Carnatic region about 100 kilometer away from the Madras. अब ब्रिटिश ने बोला कि हम बदला लेंगे और उन्होंने बार स्टार्ट कर दी 22 जनवरी 1760 को. किसके अगेंस्ट, फ्रेंच के अगेंस्ट. कहाँ पे, बैंडी वैश एक जगह का नाम है, कहाँ पे, कार्नेटिक रीजन में, कोरोमंडल एरिया में पड़ता है ये. और इस बैटल का नाम था बैटल ऑफ वांडी वैश. बैटल ऑफ बैंडी वैश कहाँ पे हुई, कार्नेटिक रीजन में हुई ये. और इसका जो ये जो है कब स्टार्ट हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 22 जनवरी 1760 में. ब्रिटिशर्स वर लेड बाय आयरे कोटे एंड फ्रेंच बाय लेली. ब्रिटिशर्स की साइड से इसको लीड कौन कर रहा था, आयरे कोटे, और फ्रेंच की साइड से इसको लेली कर रहे थे. फ्रेंच इसमें फिर से हार गए. ब्रिटिश कैप्चर अदर फ्रेंच सेटलमेंट टू लाइक पांडिचेरी, माहे एंड करकाल. ब्रिटिश उस टाइम फाइनेंशियली बहुत पावरफुल थे. उनकी जो आर्मी थी वो भी काफ़ी पावरफुल थी, इसलिए उन्होंने फ्रेंच से सारी लड़ाइयाँ जीत ली. इसमें भी फ्रेंच को जो बैटल ऑफ वेंडिवाश थी इसमें भी फ्रेंच को हार का सामना करना पड़ा. ब्रिटिश इसमें जीत गए और जितने भी एरिया जो फ्रेंच ने ऑक्यूपाई किए हुए थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने पांडिचेरी की फाउंडेशन रखी थी, तो उसको भी ब्रिटिश ने अपने अंडर कर लिया, कैप्चर कर लिया. माहे अपने अंडर कर लिया, कैरकाल अपने अंडर कर लिया. इन यूरोप इन 1763 7-year वार हैड कम टू एंड. और उसके साथ ही यूरोप में जो 7 साल की लड़ाई थी वो भी ख़त्म हो गई. पेरिस पीस ट्रीटी साइन हुई उन दोनों के बीच में. बैटल ऑफ बांडी वॉज एस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एज पैरामाउंट पावर इन इंडिया. जैसे ही बैटल ऑफ बांडीबाश हुई और जो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी जीतने के साथ साथ वो और ज़्यादा पावरफुल बन गई. ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास डेन्स. डेन्स ने कोई उनका रूल करने का कोई मोटिव नहीं था, ये थोड़े टाइम के लिए आए, सिर्फ बिजनेस पर्पज से आए. डेन्स ईस्ट इंडिया कंपनी बस फॉर्म्ड इन 1616. डेन्स ने जो अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई वो कब बनाई, 1660 में. इनकी सेटलमेंट कहाँ कहाँ पे रही, ट्रैंक्वेर तमिलनाडु में रही, सिरमपुर बंगाल में रही,
और इनका जो मेन मोटिव था वो था मिशनरी वर्क को स्प्रेड करना, अपने रिलीजन को स्प्रेड करना। देयर मोर एम्फेसिस वाज ऑन प्रीचिंग क्रिश्चियनिटी। ये क्या करना चाहते थे, क्रिश्चियनिटी को प्रीच करना चाहते थे। इवन कि इनको ट्रेड और कॉमर्स में भी इतना जो इंटरेस्ट नहीं था। और इन्होंने लास्ट में अपनी जितनी भी सेटलमेंट थी वो ब्रिटिश को 1845 में सेल कर दी, बेच दी। ओके, ये था यूरोपियन का कैसे धीरे धीरे यूरोपियन हमारी कंट्री में आए। और हमने देखा कि जो इंग्लिश थे वो बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। वो सबसे पहले हमारी कंट्री में आए, पोर्चुगीज़ के साथ लड़ाई की, उनको हराया, फ्रेंच के साथ लड़ाई की, उनको हराया, डच को हटाया, डेन्स को हटाया, और लास्ट में फिर उन्होंने हमारी कंट्री पे रूल करना शुरू कर दिया। जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना, ये इजी है, मतलब आपने पहले पढ़ भी रखी होगी। सिर्फ इसका जो स्टार्टिंग का थोड़ा सा ये पोर्शन है ना, इसमें जो बार्स पढ़ेंगे हम लोग, ये हमने जैसे कार्नेटिक बार देखी, एंग्लो मैसूर बार आ जाएंगी, एंग्लो अफगान बार आ जाएंगी। इनको थोड़ा सा आपको याद रखने की ज़रूरत है। बाकी फिर जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हो जाएगी, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वहाँ से आगे एक सीक्वेंस में चलेगा ये। ओके, बट आप लोग कॉम्पिटिटिव के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई भी टॉपिक विदाउट एमसीक्यू आपका अधूरा है। आप जो भी टॉपिक पढ़ोगे उस पर आपको मैक्सिमम एमसीक्यू लगाने हैं। कुछ एमसीक्यू मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ यूरोपियन पावर इन कमिंग टू इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि जो यूरोपियन हमारी कंट्री में आ रहे थे वो क्यों आ रहे थे, वो किस लिए आ रहे थे, टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशंस। वो हमारे साथ क्या करना चाहते थे, ट्रेड करना चाहते थे। और फिर उन्होंने धीरे धीरे ट्रेड के बहाने से हम पे रूल करना स्टार्ट कर दिया। विच ट्रीटी मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका नंबर 1 हो गया है, इसको थोड़ा चेंज कर लेना। विच ट्रीटी मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये हम आगे देखेंगे कि जो ब्रिटिश का रूल था वो कौन सी ट्रीटी के बाद स्टार्ट हो गया था। ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद है, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में आएगी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके फाउंडर कौन थे, उसके फाउंडर थे जीन बैप्टाइज कॉल्वेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आता है, विच यूरोपियन पावर एस्टेब्लिश द फर्स्ट परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया। सबसे पहले कौन सी यूरोपियन पावर हमारी कंट्री में आई थी। मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले हमारी कंट्री में कौन आए थे, पोर्चुगीज आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री एस्टेब्लिश इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश इंडिया में की थी वो कहाँ पे की थी और क्या नाम था उसका, वो उन्होंने की थी सूरत में। सूरत कहाँ पर थे, गुजरात में, और उसका नाम था फैक्ट्री एट सूरत। सो थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।